देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आज के एजेंडे में कई बड़ी खबरों पर दिन भर में क्या कुछ अपडेट रहेगा उस पर बातचीत करेंगे कि किस तरह से कर्नाटक में चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आज वहां कई रैली होने वाली हैं, तो किस तरह से कर्नाटक चुनाव प्रचार को धार मिलेगी उस पर भी बात करेंगे ऑपरेशन कावेरी की भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। प्रधानमंत्री की आज मूडबिद्री, अंकोला और बैलहोंगल में चुनावी रैलियां। कर्नाटक के चुनावी घमासान में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा रैलियों और रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए जुटा रही है जन समर्थन। वहीं कांग्रेस और जेडीएस समेत सभी दलों के बड़े नेता भी जमकर कर रहे हैं प्रचार। और सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी जारी। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3,400 से अधिक भारतीयों की हो चुकी है स्वदेश वापसी। तो चलिए बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक में आज सबसे पहली जनसभा सुबह 11 बजे मूडबिद्री में होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 1 बजे अंकोला में जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 बजे पार्टी के लिए बैलहोंगल में चुनावी सभा के जरिए जनता का समर्थन मांगेंगे। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में पार्टी के पक्ष में चित्रदुर्ग, होसपेट और सिंधानूर के रायचूर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने चित्रदुर्ग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल में कर्नाटक का ये पहला चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। वहीं विपक्ष भी कर्नाटक में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला और कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने देश भर में व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। इसके अलावा पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चिंतामणि कर्नाटक में पार्टी के पक्ष में रोड शो किया। कर्नाटक के मांड्या में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने सत्ताधारी दल भाजपा पर प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया। इस बीच जेडीएस के नेताओं ने भी पार्टी के पक्ष में अलग अलग प्रचार किया। और अंकोला में हमारे सहयोगी संवाददाता धीरज कुमार मौजूद हैं। धीरज, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आप ये बताइए, देखिए क्या कुछ तैयारियां हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर जनसभा होने वाली है, रैली होने वाली है, और हमने देखा है कि किस तरह से कर्नाटक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, कल भी हमने देखा किस तरह से जन समर्थन मिलता है, किस तरह से लोगों का प्यार मिलता है। तो आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी? शैला, यहाँ पे बिल्कुल पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है और करीब 1 बजे अंकोला का ये जो ग्राउंड है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये उनकी दूसरी जनसभा होगी। इससे पहले भी एक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे जहाँ पे एक रैली को वो संबोधित करेंगे। और यहाँ पे जो तैयारियों की बात आपने की है, तो यहाँ पे लगभग 8-9 अगर विधानसभा को यहाँ का देखें, अंकोला के आसपास के जो विधानसभा हैं, उस विधानसभा से के जो लोग हैं वो यहाँ पर एक बार प्रधानमंत्री की जो एक झलक पाने को यहाँ पहुंचेंगे। और जो भी जनता यहाँ आती है वो प्रधानमंत्री को सुनना चाहती है, उनके विजन को जानना चाहती है। जैसा कि पिछली की सभाओं में ही प्रधानमंत्री ने
जो प्रधानमंत्री की जो सभा थी उस सभा में लगभग लाखों की संख्या में लोगों का एक मेला कहे, भीड़ कहे, प्रधानमंत्री के एक झलक पाने को आतुर थी और उन्होंने बड़े गर्व से और बड़े गौर से प्रधानमंत्री को सुना है। जहां तक बात रैली की है तो हर जनसभा में प्रधानमंत्री जो कर्नाटक के विकास की बात करते हैं और डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं कि जब तक आप डबल इंजन की सरकार नहीं बनाएंगे तब तक कर्नाटक का जो विकास है वो संभव नहीं है। और खास करके जो केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं कैसे आम जनता तक पहुंचे और कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है, इसका वो जिक्र करते हैं। कल भी जो हॉस्पिटल में जो उनकी चुनावी रैली थी, उस चुनावी रैली में उन्होंने बताया कि देखिए डबल इंजन सरकार का क्या फायदा होता है। जबकि हमारे यहाँ सत्ता सरकार नहीं थी, जबकि कुमारस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय की जो सरकार थी वो हमें किसानों का आंकड़ा तक नहीं पहुंचाया कि जो कर्नाटक में कितने किसान हैं। और जो ही यहाँ हमारी सरकार बनती है और हमें ये आंकड़ा मिलता है कि हमारे पास कर्नाटक में 50 लाख किसान हैं, हमने उनको फसल बीमा योजना का लाभ यहाँ के किसानों को पहुंचाया और लगभग जो 30,000 के आसपास करोड़ रुपये फसल बीमा योजना से यहाँ के किसानों को मिला है। ये साफ साफ देखने को मिल रहा है धीरज की इस चुनाव में जिस तरह से हम देख रहे हैं। देखिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है, सभी दल जो है, जो मुख्य विपक्षी दल है वो भी कांग्रेस, जेडीएस और भाजपा तीनों ने ही अपना चुनाव प्रचार को धार देनी शुरू कर दी है और बहुत सारे वादे और इरादे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कांग्रेस भी तमाम बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन भाजपा उन वादों को, अपने जो वादे हैं उनको हकीकत में बदलते हुए भाजपा ने दिखाया है और उस आधार पर जनता के बीच में जा रही है और वो बता रही है कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार होगी तो किस तरह से आम जन को फायदा होने वाला है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो विजन डॉक्यूमेंट की बात है तो चुनाव में के समय में हर पार्टियां अपना अपना विजन जनता के सामने, घोषणा पत्र जनता के सामने रखती है और उसके मुताबिक जनता को लुभाने की कोशिश करती है, जनता के बीच जाती है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट कैसे तैयार होता है, ये गौर करने वाली बात होती है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि हमने जो घोषणा पत्र जनता के लिए तैयार किया है वो घोषणा पत्र हमने जनता से मांगा है। सभी 224 जो विधानसभा क्षेत्र है, सीट है यहाँ के, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनको उसके QR कोड के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए हमने क्या किया है कि उनसे उनकी राय मांगी है और उस राय के आधार पर उसको हमने घोषणा पत्र में शामिल किया है। जब दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र तैयार किया है, उस घोषणा पत्र का जो तरीका है उस तरीके से आपको लगता है कि उन्होंने कोई जनता से राय नहीं ली है, बल्कि केवल जो चुनावी वायदे के लिए जो लोक लुभावन वायदे होता है उसके आधार पे उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। अगर उसके घोषणा पत्र के अगर 2-3 पॉइंट का भी अगर आप जिक्र करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि ग्रेजुएट को वो 3,000 रुपये, वो उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो ग्रेजुएट को हम 3,000 रुपया देंगे, जो डिप्लोमाधारी हैं उनको हम 1,500 रुपया पर मंथ देंगे, हर जो महिला, जो घर की जो महिला प्रमुख को हम गृह लक्ष्मी योजना के जरिए हम आपको 2,000 रुपये देंगे। तो जो इनका जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट कांग्रेस ने खुद तैयार किया है। इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी जनता की राय नहीं दिखती है। यही तर्क भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए हमने जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसमें जनता की राय है। हमने हर विधानसभा से जनता की राय मंगाए हैं कि आपका अगले 5 साल का विजन, कर्नाटक के विकास का विजन क्या होना चाहिए। और धीरज ये तो बात हुई देखिए राजनीतिक पार्टियों की, कि राजनीतिक पार्टियों ने अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया, अपना घोषणा पत्र तैयार किया, उसमें तमाम वादे किए, लेकिन आप देखिए जमीन पर मौजूद हैं, जनता के बीच में मौजूद हैं। इस बीच आपकी बहुत सारे लोगों से बात भी हुई होगी। जब आपकी आम जन से बात हुई तो उनके वहां पर क्या मुद्दे हैं, वो क्या चाहते हैं अपनी सरकारों से कि चुन के जो सरकार आए वो क्या कुछ उनको मुहैया कराए? देखिए शैला जी, जो चुनावी घोषणा पत्र होती है और जो वायदे होते हैं, दोनों में उन वायदों को हकीकत में कैसे अमली जमा पहनाया जाता है, जनता इन बातों पे विश्वास करती है और इस आधार पे वो राजनीतिक दलों को वोट देती है। आप अगर चुनाव के समय में जनता के साथ ढेर सारे वायदे करते हैं और उसमें ऐसे वायदे होते हैं जो कि पूरा नहीं हो सकते हैं, तो जनता इन बातों को समझती है। जनता को क्या चाहिए? जनता को बुनियादी विकास चाहिए,
जनता को रोजगार चाहिए, जनता को ये चाहिए कि अगर ये हमारा सेक्टर में यहाँ पे अगर टूरिज्म के लिहाज से बहुत अच्छा है तो यहाँ एक टूरिज्म कॉरिडोर होना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। जनता को ये चाहिए, महिला को ये चाहिए कि उनके सामने जो पानी की समस्या थी, उस पानी को समस्या को कैसे दूर किया जाए। उनको शौचालय चाहिए, उनको जो गरीब समाज के अंतिम पायदान के जो लोग हैं उनको घर चाहिए, उनको बिजली चाहिए ताकि उनकी खेती भी हो सके और उनके बच्चे जो है वो अच्छी पढ़ाई भी कर सके। देखिए उज्ज्वला कनेक्शन ने कैसे लोगों की यहाँ पे तस्वीर, महिलाओं की तस्वीर बदली है, खास करके उन महिलाओं को जिनको अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए दूर दूर से लकड़ी जुटाना पड़ता था, फिर उसमें उनकी आंखें खराब होती थी, उनके फेफड़े तक धुआं जाता था। तो उज्ज्वला योजना ने इन समस्याओं को दूर किया है, ये हकीकत है। घर घर पानी की अगर हम बात करें तो देखिए कर्नाटक जो है वो गर्म इलाका है, यहाँ गर्मी के समय में तेज गर्मी पड़ती है, सूखा पड़ता है, यहाँ पानी की बड़ी चुनौती थी। अब पानी की चुनौती को दूर करने के लिए सरकार ने अगर घर घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश की है या उसे अंतिम पायदान तक पहुंचाया है, तो एक बड़ी राहत यहाँ के महिलाओं के लिए है, जिनका की जिंदगी का अधिकांश हिस्सा पानी पहुंचाने में बीत जाता था। तो जनता को ये चाहिए, जनता को उनके बुनियादी जो मुद्दे हैं उनका समाधान चाहिए, जनता को चुनावी वायदे नहीं चाहिए। जनता को चाहिए कि कैसे यहाँ के किसान जो खेती करते हैं वो खेती ही करें, वो खेती को छोड़े नहीं, उसके लिए अग्रसर हो। तो उसके लिए किसान सम्मान निधि की बात जनता करती है। नीरज जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ मूड बिद्री से हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर भी कार्यक्रम है, जनता से संवाद करेंगे, जनता के साथ बातचीत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? दूसरी तरफ हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से चुनाव प्रचार अब देखिए चरम पर पहुंच गया है, सभी नेता अपने वादे इरादे जनता को बता रहे हैं, अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कई बयानबाजियां भी बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं और उसे लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और एक एडवाइजरी जारी की है, तो किस तरह से नेताओं को संयमित होकर अपनी बयानबाजी पर भी लगाम लगानी चाहिए और चुनाव प्रचार करना चाहिए, क्या कुछ आप जमीन पर देख रहे हैं, जनता में किस तरह का रुझान है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर हम चुनाव प्रचार के लिहाज से कह सकते हैं कि उसमें काफी तेजी देखने को मिल रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, जहां हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार चुनावी जनसभा हो रही है। आज की जो पहली रैली है वो मैंगलोर के पास आयोजित होनी है और वहीं पर मैं खड़ा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी धुआंधार प्रचार हो रहा है। अहम बात है कि चुनाव आयोग के परामर्श आने के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो लगातार हम देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले, फिर उनके बेटे ने जो आपत्तिजनक बयान जारी किया, जो आपत्तिजनक बयान दिया, उस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसकी वजह से बीजेपी लगातार कह रही थी कि कांग्रेस हताशा में है और इस तरह के बयान दे रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि परामर्श जारी होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह के बयानों पर रोक लगेगी, इस तरह के बयान देने से बचेंगे राजनीतिक दलों के नेता। दूसरी बात यह है कि सभी दल अपने अपने वादे कर रहे हैं। अब सभी दलों का घोषणा पत्र आ गया है। बीजेपी का घोषणा पत्र पहले ही आ गया था दृष्टि पत्र के नाम से, कल कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और उससे पहले जेडीएस का भी घोषणा पत्र आ चुका है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने गारंटी के तौर पर पहले ही जनसभाओं में 5 गारंटी की बात की थी। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में किस तरह से कर्नाटक को आगे ले जाना है, किस तरह से कर्नाटक में जो कमजोर तबका है, जो वंचित लोग हैं, उनको आगे बढ़ाना है, उन्हें समर्थन देना है, मोटा अनाज देना है। इसके साथ ही साथ जो दूध देने की बात है गरीब परिवारों को, वो इस तरह के तमाम वादे किए हैं। तो अब देखना होगा कि जनता किन दलों के वादों पर यकीन करती है। बीजेपी का यह कहना है कि 3 वर्षों में उसने कर्नाटक में बहुत कुछ करके दिखाया है और आगे चुनाव बाद सत्ता मिलने पर वो कर्नाटक को अग्रणी राज्य बनाने का काम करेगी। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल अपने अपने वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं
और जनता सोच समझ रही है, देख रही है राजनीतिक दलों के वादों को। शैलेंद्र, एक भी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब जब देश पर देखिए संकट आया है तब तब कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं ने उस पर राजनीति की है, और एक बात ये भी कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जेडीएस को वोट देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो वोट जो है कांग्रेस के ही पाले में जा रहा है। तो इसलिए उनका कहना था कि जेडीएस और कांग्रेस कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं और इन दोनों का वोट एक ही जगह जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको विकास पर विश्वास करना है, अगर आपको विकास चाहिए, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना होगा। देखिए, जेडीएस अपनी भूमिका तलाशने की कोशिश में है। जेडीएस जानती है कि वो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती, और उस बीजेपी का यह कहना है कि देखिए जेडीएस और कांग्रेस जो वादे कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, वो एक दूसरे से थोड़े मेल खाते हैं और उनकी विचारधारा एक दूसरे से मेल खाती है। तो ऐसे में जेडीएस का वोट देने का मतलब है, जेडीएस को वोट देने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को वो वोट जाएगा, कांग्रेस पार्टी के साथ वो गठबंधन करेंगे, इस बात की संभावना है। लिहाजा बीजेपी जनता को ये आगाह कर रही है कि देखिए लड़ाई जो है वो बीजेपी और सामने कांग्रेस है। जेडीएस दरअसल कांग्रेस की बी टीम है, ये बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि जनता बीजेपी के इस तर्क को कितना मानती है, और जनता दल सेकुलर जो है वो इस चुनाव में अपना कितना राजनीतिक वजूद बचाने में सफल होती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जनता दल सेकुलर के जो मजबूत इलाके हैं वहां पर अपनी पैठ मजबूत की जाए, और यही वजह हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के ऐलान से पहले वहां पर कई बैठकें ली थी, वहां पर लोगों से विचार विमर्श किया था बीजेपी नेताओं से, और एक नई रणनीति के साथ उन इलाकों में बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये चाहेगी कि जेडीएस, जनता ये समझे कि जेडीएस और कांग्रेस ये दूसरे दरअसल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ऐसे में बीजेपी की जो लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी से, और जेडीएस को वोट देने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना। और बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। शैलेंद्र, अगर मुद्दों की बात की जाए तो आप देखिए जमीन पर मौजूद हैं, आपने वहां पर लोगों से बात की होगी, आम जन से मिले होंगे, लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं वो अपने नेताओं से जो चुनकर आए, उनके लिए क्या कुछ मुहैया कराए? जी देखिए, लोगों के मुद्दे ये हैं, अलग अलग क्षेत्र में आप जाएं तो अलग अलग मुद्दे हैं। हम देख रहे हैं कि मैंगलोर एक ऐसी जगह है, एक जिले में जहां पर 8 मेडिकल कॉलेज है, एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है। तो आसपास के जिलों को लगता है कि वहां पर भी बेंगलोर जैसी जो शिक्षा की, उच्च शिक्षा की सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, बड़े बड़े कॉलेज होने चाहिए, बड़े बड़े अस्पताल होने चाहिए। तो वो हम देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की अपनी मुद्दे हैं। कोस्टल इलाकों का विकास, जो तटीय इलाके हैं, समुद्र के किनारे के इलाके हैं, उनका विकास हो, एक्सपोर्ट की जो एक तरह से देखें ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो। अलग अलग उद्योग हैं, हम बेंगलोर में देखें तो काजू प्रोसेसिंग का बड़ा उद्योग है, बड़ी संख्या में महिलाएं रोजगार पाती हैं, टाइल्स का उद्योग है, बीड़ी का उद्योग है, उनकी अपनी अलग अलग मांगे हैं। बिजली, सड़क, पानी तो निश्चित तौर पर हर जगह पर उसकी अपने अपने रूप होते हैं मांगों के, वो और बेहतर सुविधाओं उस पर मांग होती ही रहती है। लेकिन क्षेत्रवार देखें तो कुछ मुद्दे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें और सहूलियत दिया जाए। कॉरिडोर की बात होती है, टूरिज्म की बात होती है, धार्मिक पर्यटन बहुत होता है। उडुपी है बगल में, वहां पर हम देख रहे हैं कि धार्मिक पर्यटन केंद्र है, वहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हो, इस तरह की एक इच्छा रहती है, उम्मीद रहती है, और बहुत सारे काम हुए हैं, इस बात को लोग मानते हैं। कर्नाटक और तेजी से आगे बढ़े, इस बात की उम्मीद जनता को रहती है। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग मांगे प्रमुखता से सामने हैं। लोग ये मानते हैं कि देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कर्नाटक में काफी काम हुआ है, उसे आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। धीरज भी जुड़े हुए हैं अंकोला से। धीरज, इस बार चुनाव में पोषण भी एक मुद्दा है, और हमने देखा है कि पोषण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी फोकस रहा है, ताकि लोग कुपोषित ना हो, और पोषण को किस तरह से लोगों को पोषण मिले उसके लिए लगातार काफी वर्षों से प्रयास भी हो रहे हैं। और इस चुनाव में उन्होंने वादा भी किया है, जिस तरह से दूध और रायता विद्यानिधि का जो वादा है, दूध देने का वादा है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पोषण के प्रति एक कंसर्न है। बिल्कुल आपने सही कहा शैला जी। देखिए
जो कुपोषित कोई भी अगर कुपोषित राज्य है वो कैसे विकास कैसे कर सकता है, कैसे विकास की श्रृंखला में वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की जो घोषणाएं हैं, उस घोषणाओं में कुपोषण को जो अहम स्थान दिया गया है। कुपोषित राष्ट्र जो है, कुपोषित राज्य जो है वो विकास की रेखा को नहीं चुन सकता है, उसकी रेखा को नहीं पार कर सकता है। और जैसा कि आपने देखा कि जब जब संकट की स्थिति होती है, इस देश में आई है, जैसा कि बार बार प्रधानमंत्री इसका जिक्र करते हैं कि जब जब संकट की स्थिति आई है, हमने जनता के बीच में खड़े होकर उनकी समस्याओं का समाधान किया है। अपनी बात कुपोषण की, इससे भी बड़ी बात कोरोना काल की है कि कोरोना काल में जबकि पूरे देश में संकट की स्थिति थी, और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में संकट की स्थिति थी, और उस संकट की स्थिति में केंद्र सरकार ने कैसे आम जनता के लिए जो अन्न योजना की शुरुआत की, और उन्होंने घोषणा की कि अगले 6 महीने तक जो सभी को अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। और जैसा कि आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि देश के 80 करोड़ जो जनता है, 80 करोड़ जनता को उस योजनाओं का लाभ मिला है। तो जहां एक तरफ तालाबंदी थी, जहां पे लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, लोग के सामने बीमारियों का संकट था, अस्पताल की स्थिति, लोग अस्पताल में भर्ती हो रही थी, जाने जा रही थी, वैसी स्थिति में सरकार ने जो अन्य योजना के जरिए लोगों का पेट भरने का काम किया, और जो केंद्र सरकार का साफ तौर पे निर्देश था कि देश का कोई एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए सरकार ने जो अपनी अन्य योजनाओं के जरिए लोगों का पेट भरने का प्रयास कर रही है। दूसरी चीज ये है कि ये सवाल केवल अन्न का नहीं है, ये सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि देश की जनता को जो अनाज मिल रहा है, उस अनाज से उनका केवल न पेट भरे बल्कि उस अनाज में कैलोरी की मात्रा है या जी ख्याल रखा गया। और जैसा कि आपने जोड़ा कि इस बार जो है वो पोषण के जरिए दूध देने की बात की जा रही है, तो ये केवल पेट भरने का मसला नहीं है, केवल भूखे पेट सोने का मसला नहीं है। मसला ये है कि कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो, कोई भी बच्चा जो आधे पेट खाकर किसी को सोना न पड़े, इसका भी प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। बिल्कुल धीरज, ये चुनाव जो है इस बार देखिए कांग्रेस बात कर रही है कि ये चुनाव जो है यहाँ के बच्चों, युवाओं, माताओं, बहनों के भविष्य के बारे में चुनाव है, और उनके भविष्य को ध्यान में रखकर हमने तमाम वादे किए हैं। वहीं बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि वो कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए उसके पास एक रोड मैप है, और उस दिशा में लगातार काम किया जाएगा, और कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए उनके पास ब्लूप्रिंट मौजूद है। तो तमाम वादों इरादों के साथ तमाम राजनेता चुनावी इस समर में मतदाताओं को लुभाने के लिए लगे हुए हैं। देखना होगा कि जब मत पड़ेंगे तब जनता किस ओर रुझान जाता है और जनता किसको जो है चुनकर लेकर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र और धीरज, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ ये इनपुट साझा करने के लिए। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी जारी है। ऑपरेशन कावेरी चल रहा है, और ऑपरेशन कावेरी के तहत लगातार भारतीयों को वापस लेकर आया जा रहा है। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3,400 से अधिक भारतीयों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। अभियान के तहत 231 भारतीय कल शाम को अहमदाबाद पहुंचे थे। इनमें से करीब 208 लोग गुजरात के रहने वाले हैं, वहीं 13 पंजाब के और 10 राजस्थान के रहने वाले हैं। अहमदाबाद में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सऊदी अरब के जद्दा से एक विशेष उड़ान से भारत पहुंचे स्वदेशियों का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया। इसके अलावा 116 यात्रियों के साथ वायुसेना का एक विमान पोर्ट सूडान से जद्दा पहुंच रहा है। भारत सरकार ने बीती 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की थी। और हाँ, इस तो ऑपरेशन कावेरी लगातार जिस तरह से भारतीयों को लेकर वापस आ रहे हैं, और सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी लगातार जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3,400 से अधिक भारतीयों की स्वदेश वापसी हो चुकी है, जो कि एक अच्छी खबर है। और इसी के साथ आज के इस एजेंडे में अभी के लिए बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।
बंगाल और बिहार का मेन ऑक्यूपेशन